हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की जो जंगें हो रही हैं उनकी खबरें अपडेट कर रहा है और कुछ जानकार लोगों से लगातार मुलाकातें करा रहा है। जो हमारे खास मेहमान देश से विदेश से अलग अलग जगहों से मेहमानों को हम आपसे मिलवाते हैं ताकि आपको सही पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन भी मिले और एनालिसिस भी मिले। आज हम एक बार फिर जाने माने राइटर जर्नलिस्ट अमरेश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरेश मिश्रा जी को सुनने के लिए आप भी इंतजार करते हैं, हमें रिमाइंड भी कराते हैं, हम उनसे दरखास्त करते हैं और वो हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अमरेश मिश्रा जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर से बढ़ते बढ़ते एक रेवोल्यूशनरी जाने माने लेखक और कई किताबें लिखी हैं आपने। वार ऑफ सिविलाइजेशंस इंडिया 1857, फिर मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन रिवोल्यूशनरी, और कई और किताबें लिखी हैं। और 2008 के मुंबई में जो हमले हुए थे उसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें सीआईए, मोसाद और आरएसएस शामिल थी। उस तरह से इनकलाबी नजरिए का शख्स, और मुसलसल आप उनकी वीडियोस देखते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है अमरेश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन। उस पे आप जाकर के उनकी और वीडियोस देख सकते हैं। अमरेश मिश्रा जी, आज कई बड़ी अहम खबरें हैं। अमेरिका के नुमाइंदे ने लेबनान के जर्नलिस्ट को एनिमलिस्ट बता दिया, उन्हें जानवर बता दिया, और उसमें बड़ा रिएक्शन है कि और वो ये भी कह दिया उन्होंने कि इजराइल लेबनान से तब वापस जाएगा जब हिजबुल्लाह के हथियार छीन लिए जाएंगे, और वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही साफ कहा है 2 दिन पहले शेख नईम कासिम ने कि हथियार हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। तो वो उस पर हम बात करेंगे। उधर हाल ही में गाजा में नासिर अस्पताल पर जो हमला हुआ उसमें 5 जर्नलिस्ट मारे गए, और उसमें रॉयटर्स, एएफपी और मिडिल ईस्ट आई जैसे जाने माने न्यूज आउटलेट्स के भी कई लोग थे। उस पर हम बात करेंगे। और उधर गाजा में लगातार 24 घंटे में 78 लोगों के शहीद होने की खबर है। कई खबरें हैं, इसके सबके बीच में हम जानना चाहेंगे कि अब आप जंग को कहां देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है आपकी नजर में, कहां पहुंची है जंग, क्या जंग बंदी के कोई इम्कान है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं तो काजमी साहब ये कहूंगा, सच्चाई यही है कि गाजा में अभी कोई जंग नहीं हो रही है। हम्म। जो गाजा सिटी का इन्वेजन जो प्लान था, देखिए, जंग का मतलब क्या होता है? जंग का मतलब बमबारी नहीं होता है। जंग का मतलब होता है कि सेनाएं लड़ रही हैं या एक गुरिल्ला ताकत एक सेना से लड़ रही है, जो हमास जो 7 अक्टूबर के बाद 22 महीने चला। अभी अभी जो पूरी सिचुएशन है, जब से पिछली बार समझ लीजिए आपकी 15 अगस्त के पहले तक एक रफ आइडिया बना लें, 15 अगस्त के पहले तक आईडीएफ ऑपरेट कर रही थी गाजा में, और आ, हमास हमले कर रहा था, और वो हम लोग ने देखा जून जुलाई में हमास का पड़ला भारी रहा। बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद जो एक बात आई कि अब हम गाजा सिटी को ऑक्यूपाई करेंगे। अब गाजा सिटी क्या है? गाजा सिटी नॉर्थ गाजा में बेत हनून जबलिया है, उसके बाद गाजा सिटी है, यानी नॉर्थ और सेंट्रल गाजा के बीच में। और गाजा सिटी के चारों तरफ जैतून और शुजैया जैसे नेबरहुड्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऐसे है तो और इसके ऐसे उसके उसके नीचे आप जाइए तो सेंट्रल गाजा है, देर अल बला वगैरह, उसके नीचे खान यूनिस है, उसके नीचे राफा है, फिर वो साउथ गाजा खान यूनिस से शुरू हो जाता है। तो अब ये गाजा सिटी पे इनका कहना था कि गाजा सिटी हमास का स्ट्रांग होल्ड है, इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। खान यूनिस और राफा में हम ऑलरेडी हमास को डिस्प्लेस करने में सफल हो गए, लेकिन 15 अगस्त के पहले खान यूनिस और राफा में भी जबरदस्त तरीके से हमास ने हमले किए थे, जिसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए थे। नॉर्थ गाजा को तो एक तरह से माना ही जा रहा है, इजराइल ने भी माना कि उसमें हमास एक फिर से मजबूती पे पहुंच गया है। इजरायली का एस्टिमेट है कि 40,000 हमास के फाइटर 7 अक्टूबर के बाद थे, उनमें से हमने 15 से 20,000 मार दिए। उसके बाद अभी
15 अगस्त के आसपास जो असेसमेंट आया वो आया कि फिर 40,000 हो गए केवल हमास के, बाकी पैलेस्टीनियन फैक्शन, और ये ऑफिशियल है, ऑफिशियली आईडीएफ का असेसमेंट है कि फिर से हमास ने अपनी पुरानी स्ट्रेंथ रिकूप कर ली। अब उसके बाद फिर अब बहस छिड़ गई 15 अगस्त के आसपास। किसमें बहस छिड़ गई? आईडीएफ में और नेतन्याहू में। और इतनी वो तल्ख डिबेट हुई कि कितनी कैबिनेट मीटिंग में माँ बहन की गालियां स्मोत्रिच और जमीर के बीच हुई हैं। जमीर ने यहां तक कह दिया कि अगर तुम जाके लड़के दिखाओ, और अगर तुम ये स्मोत्रिच को तुमने अगर लड़के दिखा लिया तो हम तुम्हारी बीबी बन जाएंगे। मतलब इस टाइप की भद्दी बातें, मतलब आपस में गाली गलौज जिस समय एकदम चरम पे है। क्योंकि आईडीएफ का कहना है कि अब ये जो नेतन्याहू ने कहा कि गाजा सिटी को इन्वेड करो, वहां पर जो इस समय लोग हैं उनको डिस्प्लेस करो, क्योंकि खान यूनिस और राफा से काफी लोग इधर आ गए हैं, नॉर्थ और सेंट्रल गाजा में। तो अब उनको भी डिस्प्लेस करो, उनको कंट्रोल करो। फिर बड़ी बड़ी बातें नेतन्याहू ने की थी कि हम पूरे गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई करेंगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, ये करेंगे। तो आर्मी ने कह दिया भाई 20 लाख लोग हमसे नहीं संभलेंगे, पहली बात उन्होंने कहा। दूसरी बात ये मत एक्सपेक्ट करिए कि 20 लाख लोगों को हम लोग संभालें भी, हम लोग उनको डिस्प्लेस भी करें, उनको क्या करें। आर्मी का काम है मरना और मारना, तो हम तो डिस्ट्रॉय करेंगे, और या कोई सामने सेना पड़ी तो उसको हम उससे लड़ेंगे। हमास की बात है तो हमास को से हम जैसे लड़ रहे हैं वैसे लड़ते रहेंगे। लेकिन ये गाजा सिटी का ऑक्यूपेशन कर दें हम, वहां पर हम 2-2.5 लाख रिजर्विस्ट को हम भेज दें, और आईडीएफ के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, सुसाइड्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी एक कमांडेंट के सामने एक सोल्जर ने अपने मुंह में गोली लगा ली कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं अपने को गोली मार लूंगा। फिर वो बीच बचाव हुआ, फिर भी वो जो सोल्जर है, अभी खबर आई है कि उसको फिर डिसमिस कर दिया। 15 पायलट्स, 15 से ज्यादा, 15 तो डिसमिस हुए हैं, बाकी लोगों पे कोर्ट मार्शल हुआ है। पहली बार पायलट्स रिफ्यूज कर रहे हैं बम्बार्ड करने को। तो दरअसल पूरी दुनिया में एक फर्जी इमेज है कि गाजा सिटी में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गाजा सिटी में नहीं घुस रही है सेना। याल जमीर ने कल कहा, उसने कहा कि देखो एक डील टेबल पे है, जो लास्ट विटकॉफ प्रपोजल है, जो हमास ने मान लिया, जिसमें पार्शियल सीज फायर कि 60 दिन का ट्रूस होगा और आधे प्रिजनर्स हमास लौटाएगा। अभी मान लीजिए उसके पास 20 जीवित और समझ लीजिए 30 मृत हैं, डेड बॉडीज है, तो उसमें से 10 जीवित और 15 डेड बॉडीज हमास लौटाएगा 60 दिनों में। उसके बाद 60 दिनों के बाद इजराइल फिर वॉर रिज्यूम कर सकता है। लेकिन इन 60 दिनों में ह्यूमैनिटेरियन एड भारी मात्रा में आएगी, ये भी हमास मान गया था, लेकिन उसको नेतन्याहू ने ही ऑब्स्ट्रक्ट किया। और अमेरिकन जो प्रो इजरायली एनालिस्ट है मैथ्यू मिलर वगैरह, उन्होंने साफ कहा है कि ये नेतन्याहू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो अब जमीर ने कल कहा, उसने कहा कि देखो टेबल एक डील है, इस डील को ले लो, क्योंकि प्रिजनर्स छुड़ाना जरूरी है। सेना अंदर जाएगी, प्रिजनर्स की लाइफ सिक्योर नहीं है जो होस्टेजेस है। उसने ये भी कहा, उसने कहा कि हम क्यों आईडीएफ के ऊपर सर पे। दूसरी बात, जमीर कह रहा है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन इतना बढ़ गया है इजराइल का कि हमारे सैनिक जो हैं वो कितने सेफ हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इस लड़ाई के बाद केस चलेंगे, उनके अगेंस्ट ये होगा, उनके अगेंस्ट वो होगा। हम वॉर क्राइम्स ऑलरेडी कमिट कर रहे हैं, कितनी और वॉर क्राइम्स हम कमिट करेंगे। और वॉर क्राइम्स कमिट करने के लिए सैनिकों की ढाल, सबसे मजेदार बात है, सैनिकों की ढाल नेतन्याहू नहीं बन सकता लीगली। सैनिकों की ढाल अटॉर्नी जनरल है इजराइल, जो नेतन्याहू के खिलाफ है। याला मेहराब जो है, वो जो महिला है, वो नेतन्याहू के खिलाफ है। तो बहुत टेक्निकल लीगल इश्यूज भी ऐसे आ गए हैं और पॉलिटिकल इश्यूज भी आ गए हैं। अभी ये हुआ कि स्मोत्रिच बेन गिविर अगर बहुत तकलीफ देंगे तो जो सेकुलर जायनिस्ट हैं, वो जायनिस्ट एंटी पैलेस्टाइन लेकिन सेकुलर जायनिस्ट एक सरकार बना लें, फिर उसमें भी नेतन्याहू ने 20 ठो डाल, क्योंकि नेतन्याहू जानता है कि जैसे ही स्मोत्रिच और बेन गिविर बाहर होंगे, सेकुलर जायनिस्ट सरकार बनाएंगे, तो वो नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल नेतन्याहू को जाना पड़ेगा। और उसको पर्सनली वो इसी चीज पे जिंदा है कि रिलीजियस और सेकुलर जायनिस्ट में झगड़ा कराते रहो। आईडीएफ और सरकार में चाहे एक इम्पास बना रहे, एक स्टेलमेट बना रहे। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति गाजा की है। और बाकी रीजन में जैसे आप पूछेंगे वैसे मैं बताऊं जी। अच्छा, इस वक्त देखिए प्रोटेस्ट बहुत चरम पर हैं इजराइल के अंदर।
अभी जिस वक्त हमारी आपकी बात हो रही है, लाखों लोग सड़कों पर हैं। कल कई हाईवे उन्होंने बंद किए और 200 से ज्यादा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के डिप्लोमेट्स ने इजराइल के खिलाफ एक्शन की डिमांड की है। मुख्तलिफ मुल्कों में, जो अमेरिका में या यूरोप में प्रोटेस्ट बहुत जोरदार हो रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं हो रहे तो गाजा में नहीं हो रहे, कोई उनके खिलाफ नहीं है, हमास के खिलाफ नहीं है, ईरान में कोई अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जहां भी है वो मजबूती से लड़ रहा है। तो इन प्रोटेस्ट के मानी आप क्या समझ रहे हैं, क्या नतीजा क्या होने वाला है इस सब का? नहीं, नतीजा देखिए, इस समय तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पक्ष में जा रहा है। अब लेबनान का एग्जांपल ले लीजिए। अब जैसे एक, इसके पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं, गाजा में स्टेलमेट है। पिछली बार भी उन्होंने बात की थी, स्टेलमेट था, अभी भी स्टेलमेट बना हुआ है। इजरायली सेना बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है, इनिशिएटिव हमास के हाथ में है, नंबर एक। नंबर दो, तो लेबनान के बारे में मैं आपको बताऊं, जोसेफ आउन जो है वो कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस के। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को वो पावर नहीं, जैसे उल्टा इजराइल में कैबिनेट को पावर है, वहां प्राइम मिनिस्टर कमांडर इन चीफ नहीं है, कैबिनेट वहां पर मेन है, या प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट वहां का कोई खास महत्व नहीं रखता, कैबिनेट वहां इंपॉर्टेंट। उल्टा है, लेबनान में उल्टा है। तो अब ऐसी स्थिति में अब ये जो अमेरिका इजराइल एक ढोल बजा रहे हैं कि लेबनान में तो अब सब कुछ पास हो गया और अब तो हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाएगा, तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने बार बार चैलेंज किया है। नईम कासिम ने कहा है कि रेजिस्टेंस की बंदूकें लेने का मतलब है कि उसकी आत्मा ले लेना, और फिर लेबनान के पास कोई राष्ट्रीय ताकत नहीं रह जाएगी जो इजराइल का विरोध कर सके। तो उन्होंने लेबनीज नेशनलिज्म से इस चीज को जोड़ दिया, जिससे ये जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी कोई ये अपॉइंटेड है, ये अमेरिका इजराइल द्वारा अपॉइंटेड है, इसका कोई जो नवाब सलाम है, इसका कोई चुन के ये नहीं आया है। तो अब जो पूरी स्थिति है देखिए लेबनान में, वो ये है कि हिजबुल्लाह के फेवर में एक ब्रॉड कंसेंसस बन रहा है कि कम से कम जो क्रिश्चियंस हैं और जो शिया हैं वो एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, सारे क्रिश्चियन नहीं, लेकिन एक बड़ा इस बीच में एक खबर और आ गई थी 3 दिन पहले कि लेबनान की फौज के सरबराह ने कह दिया था कि हम हिजबुल्लाह से हथियार लेने वाले नहीं हैं, और उसने भी अपनी कंडीशंस रखी थी और ये बताया था कि हिजबुल्लाह जो है वो मुल्क की हिफाजत के लिए काम करता है। उसने कई चीजें याद दिलाई। इसका मतलब सीधे सीधे अब सिर्फ आइसोलेशन में अगर हैं तो अमेरिका, इजराइल और लेबनान की वो सरकार, अब लेबनान में जैसा कि आपने कहा कि ब्रॉड कंसेंसस जो है वो हिजबुल्लाह के हक में है। अच्छा, लारिजानी की विजिट ने भी बहुत ज्यादा दम डाला है। आपको क्या लगता है, लारिजानी जो गए बेरूत में, बेरूत एयरपोर्ट पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से उनके साथ मुसलसल भीड़ जुटी रही, उसने भी क्या कुछ कमाल किया है? आपको क्या लगता है? ईरान ने तो ऑलराउंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लिया हुआ है, क्योंकि ईरान को पता है कि इजराइल और अमेरिका कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं, कभी भी दोबारा ईरान इजराइल युद्ध हो सकता है रोज। अभी सुप्रीम लीडर ने अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उन्होंने इस बात को कहा साफ तौर पे कि अमेरिका में कुछ मूर्ख लोग जब ईरान इजराइल वॉर शुरू हुई थी तो इकट्ठा हुए थे और शाह को वापस लाना चाह रहे थे, शाह के बेटे को। तो इतनी बड़ी मूर्खता आप जब, मतलब इस तरह की मूर्खता वो कर रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि डिसिडेंट्स में से जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं उनमें कोई नया फिगर खड़ा करे, वो शाह के डिसेंडेंट को वैसे ही कोई लेजिटिमेसी नहीं है ईरान में। तो वो एक फेल्ड मूव था, वो फेल्ड मूव था, बचकाना मूव था, वो पूरा फेल। लेकिन उसके बाद अभी खासतौर पे जब ट्रंप अजरबैजान गया और अजरबैजान आर्मीनिया में दोस्ती कराने के नाम पे एक जांगुजोर जो है वो कॉरिडोर ले लिया उसने, और उसका नाम ट्रंप कॉरिडोर रखने की बात हुई, तो पेजेश्कियान तुरंत आर्मीनिया गए। और आप जानते हैं अजरबैजान शिया मुस्लिम है लेकिन ईरान के साथ है, आर्मीनिया क्रिश्चियन है लेकिन नहीं, सॉरी, अजरबैजान शिया मुस्लिम है, इजराइल के साथ है, आर्मीनिया क्रिश्चियन है, ईरान के साथ है। ये हिस्टोरिकली रहा है। अब वो तुरंत पेजेश्कियान आर्मीनिया गए, उन्होंने तुरंत एक नया समझौता साइन किया, और ईरान ने कहा कि कोई भी ऐसा कॉरिडोर, अमेरिका का कोई कॉरिडोर अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच नहीं हम होने देंगे। अजरबैजान से देखिए 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें
मेजर ऑफेंसिव इजराइल ने अजरबैजान से ही लॉन्च किया था, जो कि अब साफ हो गया है कि अजरबैजान से लॉन्च किया था, और ये था कि जो वहां के डिसिडेंट्स हैं उनकी एक छोटी मोटी सेना बना के वहां तख्ता पलट कराना, ये असली मकसद था। तो आर्मीनिया भी पेजेशकियान गए, उसके बाद अराक्ची जो है वो ओआईसी समिट अभी पहुंचे, इसके पहले लारिजानी लीबिया ये सॉरी लेबनान गए। तो ऑल राउंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ईरान ले रहा है, वो अपने सारे ये सारे नेबरहुड में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जिंदा रखते हुए वो एक ऑलराउंड ऑफेंसिव ले रहा है। सीरिया में देखिए, अभी आज की खबर है कि पहली बार इजराइल एयर स्ट्राइक में 6 सीरिया की, अभी जो एचटीएस सरकार है उसके 6 लोग मारे गए हैं, सीरियन जो एचटीएस सरकार। और अल शरा ने कुछ बयान भी इजराइल के खिलाफ दिया, हालांकि वो ये कह रहा है कि इजराइल के साथ हम दोस्ती चाहते हैं और जब हम दोस्ती हो जाएगी तो उसके फायदे आप लोग देखिएगा। अब लेकिन उसको कंडेम भी करना पड़ रहा है कि 6 लोग उसके मारे गए इजरायली स्ट्राइक में, कोई ईरान ने तो मारे नहीं। लेकिन बार बार वही लाइन अल शरा की है कि हिजबुल्लाह और ईरान को मजबूत नहीं होने देना है, उसके लिए इजराइल से दोस्ती चाहिए। लेकिन वो लाइन भी सीरिया के अंदर उसका कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि वहां पर भी देखिए जो 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 कुर्द हैं, जो वहां पर अलावाइट्स हैं, जो इधर और साउथ सीरिया में जो सुन्नी रेजिस्टेंस है वो काफी बढ़ गया है, और वहां पर फ्रिक्शन इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो, और आईसिस भी वहां बढ़ रहा है। अभी आईसिस के खिलाफ अमेरिका ने कुछ 1-2 कदम भी वहां उठाए, और आईसिस को एक्चुअली लेकिन अमेरिका ही बढ़ा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर जुरानी फेल हुआ तो आईसिस को बैठाएंगे। तो ये देखिए, ये लोग पूरी जो इजराइल अमेरिका की पॉलिसी है ये संकट में है, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अपने कार्ड सही खेल रहा है, जहां तक अभी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा और अच्छा अभी यमन में भी मिश्रा जी, एक चीज बीच में खबर एक आई थी अमेरिका से कि अमेरिका सितंबर के आखिर तक इजराइल और सीरिया के बीच में पीस एग्रीमेंट करा देगा। इससे पहले अहमद अल शरा जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे न्यूयॉर्क में जाकर के, यानी उनको उस यानी बड़े साइज का एक लीडर बना करके तैयारी की जा रही है पेश करने की। तो और विटकॉफ का अभी अभी एक बयान आया जो मैं भी पढ़ रहा था कि कई मुल्क हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए। नाम नहीं दिए उन्होंने कि किन किन मुल्कों से हमारी बात हो रही है। तो क्या ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करा करके सीरिया को, और उसकी फौज पहले ही कमजोर हो चुकी है, हमले भी होते रहेंगे, कब्जा भी होता रहेगा, अमन समझौता भी होगा, ये कौन सी चीज होगी? ये क्या दुश्मन मुल्कों में ऐसा होता है क्या, या दोस्तों में होता है ऐसा? नहीं, ये नई चीज है, ये अमेरिका नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें वो ये कर रहा है कि सीरिया को, वो अल शरा को अभी बचाना जरूरी है, क्योंकि कभी भी ईरान और लेबनान का लिंक फिर से बन जाएगा। अब उसमें जैसे ही वहां पर, अच्छा ऑलरेडी बन गया है, क्योंकि काफी हद तक अल शरा एक कमजोर सरकार है, सब जानते हैं। अब अल शरा को पे, क्योंकि ट्रंप मिल चुका है और वो चाहता है कि अल शरा पे जब तक बिल्कुल ही अल शरा बेकार ना हो जाए उस पे दांव लगाए रहो, तो उसको इस तरह से ये कह रहा है सितंबर में जनरल असेंबली वगैरह। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये हो पाएगा, क्योंकि इजराइल जो चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि अभी सीरिया का डिवीजन हो जाए और एक इजराइल को हिस्सा उसका मिल जाए। ये अभी बहुत ही क्लियर पॉलिसी इजराइल की है कि एक हिस्सा उसको मिल जाए, जिसको डेविड्स कॉरिडोर कहते हैं। और उनका मानना है कि ड्रूज इलाकों से लेके कुर्द इलाके तक वहां एक कॉरिडोर बन जाए जो इजराइल के कंट्रोल में हो, चाहे डायरेक्ट रूल हो ना हो, लेकिन कुर्दों को वो अपना एलाइज मानते हैं। अब ये लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत बदल गई है, रूस का भी एक हिस्सा इजराइल के खिलाफ है, कुर्दों का भी एक हिस्सा इजराइल के खिलाफ है, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो सीरिया में देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सीरिया इस समय एक ऐसी स्थिति में है, हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते किसी पूरा की यूगोस्लाविया से कंपैरिजन करें। भाई यूगोस्लाविया एक पूरा देश था और उसके कई टुकड़े किए गए और वहां सिविल वॉर वगैरह कराई गई, लेकिन सीरिया अपने आप में एक छोटा देश है, वो यूगोस्लाविया नहीं है। उसके अंदर अगर आप इस तरीके से कराएंगे, और इजराइल और अमेरिका में क्लैरिटी नहीं है आपस में, ये भी दिखाई पड़ रहा है सीरिया को लेके। इजराइल कुछ चाह रहा है, अमेरिका कुछ चाह रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण। और उधर इराक से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर रही, और विड्रॉ करके, हालांकि वो एन अल असद बेस से विड्रॉ कर रही हैं, लेकिन एक और बेस इराक में जो ईरान के करीब है वहां इकट्ठा भी हो रही है, इसमें भी क्लैरिटी नहीं। और इराक से विड्रॉ होने के बाद सितंबर तक वैसे भी डेडलाइन है,
कि वो कि अमेरिका इराक से विड्रॉ करेगा। ये तो बाकायदा सरकारी करार है उनमें। ये कोई इसमें कोई ईरान की डिमांड नहीं है, ये तो ट्रम्प मानता भी है। लेकिन अब उसको रीडिप्लॉय कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये एक साफ दिखा रहा है कि जिस तरह का कंसेंसस इजराइल और अमेरिका में था ईरान वॉर के समय, उस तरह का कंसेंसस अब नहीं है। और कल इसने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा कि 2-3 हफ्ते में गाजा में एक अच्छी खबर सुनाई पड़ी। खैर उसने तो पहले भी कहा है। विटकॉफ ने भी आज कहा, आज ही वेंसडे को एक कैबिनेट मीटिंग इंपॉर्टेंट अमेरिका में है, जिसमें अब क्या ट्रंप उसमें बोलेगा, और उसका विषय गाजा है, मुख्य विषय उसका गाजा है। अब गाजा में लोग आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि एक व्यू ये है कि जो गाजा में ऑफेंसिव नहीं हो रहा है उसकी वजह है कि ट्रंप रोके हुए। लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से मेरे ख्याल से नेतन्याहू को पूरी छूट दे दी थी कि तुम करो जो करना है, और नेतन्याहू वो छूट मिलने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमास का कहना है कि देखिए ग्राउंड सिचुएशन, जो ग्राउंड रियलिटी है, आप बयानों से और बयान वीरता से और बड़ी बड़ी बातें करके ग्राउंड सिचुएशन नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड पे आके लड़ना होगा। तो वो वही सच्चाई है। गाजा ऑपरेशन में एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नाकाम नजर आ रहे हैं, और शायद ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़ा नारा उन्होंने दिया था डराने के लिए शायद, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे। अच्छा, सीरिया के बारे में एक आवाज और आई जो बहुत दिन से खामोश थी, अमेरिका से। माइक पोम्पियो, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे अमेरिका के ट्रंप के पिछले दौर में, वो कह रहे हैं कि सब हिजबुल्ला को ईरान से हथियारों की पाइपलाइन बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए और इनको तहस नहस कर देना चाहिए। ये माइक पोम्पियो जैसा आदमी जो बिल्कुल खामोश था, ये अचानक क्यों रीसरफेस हुआ? उसमें क्या कोई नई चीज नजर आती है, या वो उसको कोई शायद कोई पोजीशन, कोई पोस्ट मिलने वाली है अमेरिका में? क्या माइक पोम्पियो बिल्कुल खामोश था पूरे थ्रू आउट? नहीं, माइक पोम्पियो तो देखिए न्यूकॉन लॉबी का है, और न्यूकॉन लॉबी बार बार कोशिश कर रही है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे, लेकिन ट्रंप जो है अभी उन लोगों को ज्यादा घुसा नहीं रहा है। तो माइक पॉम्पी तो बीच बीच में ऐसे, अब लिंडसे ग्राहम है, ये भी बोलता रहता है। माइक पॉम्पी बहुत दिनों बाद बोले तो उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़े। ये कौन सी नई बात है? ये तो ट्रंप के अनुसार ऑलरेडी हो चुका है। हिजबुल्ला ईरान के बीच उसने अल शरा को खड़ा करके तोड़ दिया है। ये अब यही है कि ये जो बोस्ट करता है ट्रंप, ये क्योंकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है, और इजराइल उस सच्चाई को समझ रहा है। इजराइल इस मामले में अमेरिका से ज्यादा जमीन के करीब है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और वो कह रहा है कि भाई हमें ये कॉरिडोर चाहिए। लेकिन अब वो कॉरिडोर मिलेगा कैसे? क्योंकि कुर्द क्यों मानेंगे, ड्रूज भी उसमें कई फैक्शंस हैं, बीच में अलावाइट्स हैं। ऐसे नहीं होता है। ऐसे ये जो देखिए ये सब सपनों की दुनिया है। और इजराइल के पास फौज कहाँ है? गाजा में नहीं लड़ पा रहे, तो ये फिर सीरिया में जाहिर है फौज की जरूरत होगी। अगर कोई कॉरिडोर बनाने की भी कोई कोशिश की, फौज कहाँ है? फौज तो वहां नजर नहीं आ रही। वही तो बात है ना, वही बात है। तो ये जो सारी बातें नेतन्याहू अपने इंटरनल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए भी कहता है कि हम कॉरिडोर ऐसे बनाएंगे, हम ये कर देंगे, हम हमारा, अब ग्रेटर इजराइल का बीच में शगुफा छोड़ा था, वो शगुफा था, उसके पीछे कोई सब्सटेंस तो था नहीं कि हम इजिप्ट भी ले लेंगे, जॉर्डन भी ले लेंगे, हम ये भी ले लेंगे। उसके बाद यहां तक बात आई थी कि मक्का मदीना काबा को फिर से ले लेंगे। इस पे भी एक डिबेट शुरू हुई थी, वो भी बंद हो गई। तो ये देखिए नेतन्याहू की शगुफे होते हैं जो ये पूरा छोड़ता रहता है, और ये सत्ता में बना रहना चाहता है। लेकिन अब क्या है, यूरोप में प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़े। अब नीदरलैंड्स में जो कोलिशन गवर्नमेंट है, और उसमें जो जो पार्टी एंटी इजराइल पोजीशन ले रही है, एंटी इजराइल नहीं है, वो पोजीशन ले रही, उसके सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है। नीदरलैंड में सरकार गिरने का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ईरान के एम्बेसडर को भी उन्होंने एक्सपेल किया उसके साथ, लेकिन उसके पहले वो इजराइल पे हमलावर था, ये एंथनी एल्बनीज, तो उसने वो बैलेंस कर रहा है। वो इजराइल पे हमलावर जो था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इतने बड़े प्रदर्शन ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न में कभी नहीं हुए जितने हो रहे हैं। 10-10 लाख लोग, ऑस्ट्रेलिया जैसे जहां आबादी बहुत कम है, और वहां पर इतने बड़ी संख्या में लोगों को निकल आना, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
तो ये देखिए ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें, अच्छा नॉर्वे ने देखिए आप सारे लीजिए मतलब संबंध इजराइल से काटने के कगार पे, ब्राजील ने अपना एनवॉय बुला लिया है, अपना एम्बेसडर जो इजराइल का है वो वापस बुला लिया है, और इसको लेके भी बहुत एक तलखी है। उधर अमेरिका वेनेजुला पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, और वेनेजुला पे आरोप यही है कि वो ईरान और रशिया के साथ है। अब रशिया ने उसको गिरान ड्रोन्स भी दे दिए अपने, गिरान 200 जो ड्रोन्स है रशिया के पास, वो भी वो वेनेजुला को दे दिए। वेनेजुला में तो अपनी सेनाएं भेज दी हैं ट्रंप ने, लेकिन वो भी एक मैनूवरिंग है, क्योंकि इस क्षेत्र में लैटिन अमेरिका में देखा गया है, वो 1960 से जब से क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका बार बार थ्रेटन करता वो कर कुछ नहीं पाता। छोटे मोटे पनामा और इस तरह के देशों पे कुछ कर भी दे, लेकिन जो क्यूबा, निकारागुआ और एक तरह से लैटिन अमेरिका का जो रेवोल्यूशनरी एक्सिस है, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुला, ये जो लैटिन अमेरिका का रेवोल्यूशनरी एक्सिस है, इसको वो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके रिश्ते सीधे रशिया, चाइना, ईरान से ईरान ने अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इन तीनों मुल्कों में ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिनको हेलीकॉप्टर में जो मारे गए हैं, इब्राहिम रईसी, उन्होंने बाकायदा दौरा किया था। और ईरान के ताल्लुक, बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका के पड़ोस में भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है, जिस तरह से यहाँ अमेरिका ने प्रेजेंस बनाई हुई है कि किसी टाइम शायद काउंटर करने की जरूरत पड़े। अच्छा, ओआईसी की मीटिंग हुई इस बीच में, ग्रेटर इजराइल की बात किए जाने के बाद नेतन्याहू के जरिए। ओआईसी की मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स मिले और क्या कुछ हुआ, कैसा रहा जद्दा में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई? जद्दा की कॉन्फ्रेंस तो देखिए, उसमें एक ही हाईलाइट था कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए और उन्होंने अरब मुल्कों को एक तरह से डांट लगाई, और अरब मुल्क, अच्छा लीबिया के भी ग्रैंड मुफ्ती ने फतवा दिया कि अरब मुल्क क्या कर रहे हैं, 57 अरब मुल्क मिल रहे हैं, गाजा पे कोई स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन करो। अब इनका नाम ही हो गया है एक्सेस ऑफ कंडेमिनेशन, कि ये कंडेम करते हैं, ये इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ये एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, एक एक्सेस ऑफ इविल है अमेरिका इजराइल वाला, और एक एक्सेस ऑफ कंडेमिनेशन है जो लगातार कंडेम करता है। हालांकि इजिप्ट ने अपनी 40,000 फौज भी भेज दी है, क्योंकि जब से इजराइल ने कहा है कि हम इन्वेट करेंगे, तो उसने राफा बॉर्डर के पास अपनी फौजी भी भेज दी हैं, ये कर दी हैं, लेकिन वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो वहां तक स्थितियां पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि अगर इजिप्ट चाहे तो इजिप्ट अभी हमला कर दे, अभी वो राफा कॉरिडोर खोल सकता है। तो इसलिए देखिए, ओआईसी तो बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ, उससे तो कुछ भी नहीं निकला। और उसमें ईरान के जाने से ये भी हुआ कि उसमें कोई ये लोग प्रो इजरायली, प्रो अमेरिकन रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाए, ये भी ईरान के जाने से। ईरान अपनी मौजूदगी वहां भी बना लेता है। अच्छा, आखिरी हिस्से के तौर पर ईरान की तरफ से कुछ बयानात आ रहे हैं, उनमें यह कहा जा रहा है कि अब के अगर जंग छिड़ी तो अब संयम से काम नहीं लिया जाएगा। एक बयान तो यह है जो कल का वहां के स्पीकर का है, कालीबाफ का। इससे पहले फौज के सरबराह ने कहा था कि अगर हिमाकत की जंग शुरू की तो ये आखिरी जंग होगी, उसके बाद जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी वो इजराइल के खात्मे की बात शायद कर रहे थे। आप ईरान की अब जो तैयारी है 12 दिन की जंग के बाद, उस तैयारी को आप कैसे देख? नहीं, ईरान देख ली, ये साफ हो गया है कि ईरान तैयार है लंबी लड़ाई के लिए, और इसराइल का वजूद मिटाने के लिए भी तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट्स जो सुप्रीम लीडर ने भी दिए हैं, ये भी दिए, और यहां तक कि पेजेश्कियान पे, जो बीच में पेजेश्कियान का एक गलत बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो हमको मारेंगे, फिर हम उनको मारेंगे, फिर हम अपनी कैपेसिटी रिबिल्ड करेंगे, फिर वो करेंगे। तो इस तरह की, हालांकि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम लीडर से कोई वो नहीं, उनका आदेश फाइनल है। अब इधर परसों सुप्रीम लीडर ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि देखिए पूरा देश यूनाइट होना चाहिए, और उन्होंने पेजेश्कियान को भी वार्न किया कि किसी भी तरह से मतलब नाम बिना लिए कि जो एंटी अमेरिकन स्टांस जारी रहेगा। फिर लोगों से भी कहा कि भाई पेजेश्कियान जो है वो मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा उनको बचाने की कोशिश की। तो वो सारे फैक्शंस जो हैं इस समय ईरान में, मेरे ख्याल से जो लिबरल
फैक्शन भी हैं जो पेजिश्कियान के पीछे हैं और जो अमेरिका से बातचीत चाहते हैं, उनको भी देखिए ईरान तैयार कर रहा है कि तुम लोग, और उनके पास सुप्रीम लीडर की लाइन के अलावा किसी चीज का विकल्प भी उनके पास नहीं। तो सुप्रीम लीडर की लाइन यही है कि अगर फिर से युद्ध होता है तो इस बार इजराइल को नेस्तनाबूद करना है, और यही पूरी स्थिति है, यही देखिए फिर से युद्ध होगा, क्योंकि इजराइल ऐसे मानेगा नहीं, वो तो इसका रियलिटी इसका वगैरह नहीं इसका मानता। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जो नेतन्याहू का जुनून है, जो जंग जारी रखने पर मुसलसल जोर दे रहा है, ना वो अपने लोगों की सुन रहा, ना गैरों की सुन रहा, बिल्कुल ऐसी हालत है कि किसी भी हालत में जंग जारी, यानी ये वाला सीज फायर वाला मामला खुद कबूल किया, हमास ने जैसे ही कबूल किया उसको फिर एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये जुनून जारी रहता है नेतन्याहू की तरफ से, तो क्या इस बार इजराइल के खात्मे का इंतजाम खुद नेतन्याहू के हाथों ही हो रहा है कि फिर से कोई ऐसी हालत बने कि ईरान से जंग छिड़ जाए और पूरी तरह से तबाही का इंतजाम हो जाए? क्या आप कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं कि शायद 2026 में, 2028 में इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या ये उस तरफ जाने की बात है, उस तरफ आगे बढ़ने की बात है, क्या है? नहीं, देखिए इजराइल में तो ईरान, देखिए ईरान से एक और युद्ध होना है, वो जल्दी होना है। अब उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम एक तरफ ईरान इजराइल के युद्ध को अलग रख दें, तब भी हम ये देख रहे हैं कि 2026 बहुत दूर नहीं है। चुनाव 2026 में कराना ही कराना है, उसको वो डिले नहीं कर सकता है। फरवरी मार्च 2026 से आगे नेतन्याहू नहीं उसको डाल सकता है। और ईरान से भी जो वो युद्ध की बात है, वो भी वो तभी कर सकता है जब किसी न किसी एक फ्रंट पे उसको पीस मिले। अभी यमन पे देखिए इन लोगों ने हमला किया, यमन ने अपनी नई मिसाइल छोड़ दी, जो उनकी सय्याद मिसाइल है, जो एक बार उसका जो मैंने उसका अपने एक्स और टेलीग्राम में पोस्ट भी किया है, यूट्यूब चैनल में भी दिखाया कि उसमें एक बार वो फायर होने के बाद कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। क्लस्टर म्यूनिशन टाइप का, जैसे एक ग्राउंड बॉम्ब होता है वैसे ही मिसाइल है। तो ये एक बहुत एक इस तरह की चीजें भी अभी यमन ने आज आज फिर मिसाइल मार की है, जिसको इस बार अब यमन की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही। यमन की बहुत सारी मिसाइल पिछले 20-25 दिनों में इंटरसेप्ट हो गई, इस बार नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ नया यमन यूज कर रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, देखिए इजराइल को कोई किसी भी फ्रंट पे पीस नहीं मिल रही है। सीरिया में भी उसको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। ऐसे में वो ईरान पे बदहवासी में हमला कर भी सकता है, और ऐसी स्थिति में ईरान फिर कुछ बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है। वहां अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के साथ इस समय देखिए यूक्रेन वॉर को लेके यूरोप और अमेरिका में एक्चुअली बहुत तनातनी। जो ट्रंप और इनकी मीटिंग अलास्का में हुई, फिर यूरोप के सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वॉशिंगटन पहुंच गए। मतलब मैक्रोन और जर्मन चांसलर और इटली की प्रीमियर और फिर बाद में इंग्लैंड के कीयर स्टारमर, सब वहां दरबार लगाया उन्होंने व्हाइट हाउस में। और वहां से ये हुआ कि भाई यूक्रेन वॉर से पीछे नहीं हटना है। तो ट्रंप भी इवेसिव है, लेकिन उसने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उसने कहा कि हमारी पुतिन से बात हुई है, कुछ तो टेरिटरी यूक्रेन को देनी पड़ेगी। तो अब ऐसे हालात में देखिए, ईरान इजराइल वॉर अगर होती है तो वो इजराइल के खिलाफ जाएगी। पूरी जो ग्लोबल स्थिति है, ये पूरी स्थिति लग रही है जी। ये जो आपने जिक्र किया ट्रंप के यहाँ दरबार लगा, उस पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आए हैं बहुत से देशों के मीडिया में कि ट्रंप हेडमास्टर नजर आ रहे थे और ये सारे शरारती बच्चों की तरह से, जैसे स्कूल में होते हैं उस तरह से बैठे थे। और बड़ा कमाल था कि इतने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एक साथ पहुंचे और टेबल पर ऐसे बैठे थे जैसे शायद वो मजबूर हालत में हैं। तो ऐसी स्थिति में वेस्ट जो है वो पूरी तरह से कमजोरी उसकी सामने आ रही है। नेतन्याहू और ये ट्रंप पूरी तरह से पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ना तो आप यूक्रेन को कहा का, ना तो आप नेटो में जाने के बारे में सोचो, और जो चला गया उस पर सब्र करो, जाने दो। तो ये सूरत हाल बन रही है। इसका मतलब गाजा भी और यूक्रेन भी दोनों वेस्ट हार रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 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 हार। ये दोनों। देखिए गाजा में जब तक स्टेलमेट रहेगा, हाँ। जब तक इजराइल आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो इजराइल की हार ही है।
हमास युद्ध ही ऐसा लड़ रहा है कि स्टीलमेट बना रहा है। हमास कोई रेगुलर आर्मी तो है नहीं कि उसको डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए, उसको वो गुरिल्ला फोर्स है, उसका काम है इजराइल को फंसाए रखना। जब तक इजराइल फंसा रहेगा और फिर पॉलिटिकली डिफीट करना, तो जब तक इजराइल फंसा रहेगा और वहां पर आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये बात सही है, गाजा सिटी के इन्वेजन की हिम्मत नहीं हो रही, अभी भी पत्रकारों को मार रहे हैं। और अभी तो जो नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुआ, वो अनस अल शरीफ को मारा था, उसको तो हमास कह दिया था। फिर अभी जो मारा है, लेकिन उसमें क्योंकि अल जजीरा के साथ साथ और भी पत्रकार हैं, महिला पत्रकार भी एक थी, और बहुत, तो उसको कंडेम किया है सबने। अब उससे भी मतलब नेतन्याहू ने खुद कंडेम किया है कि अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था। तो ये सब बातें दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट इजराइल के सामने है। और ऐसी स्थिति में वो, और सेना भी देखिए, इन्वेजन अगर सेना करती भी है तो वो अपनी शर्तों पे करेगी, ये उसने साफ कह दिया। तो उसकी शर्तें जो हैं वो एक अलग तरह, सेना का अलग एक माइंडसेट होता है, वो अलग तरह से बिहेव करती है। बहुत कम ऐसा होता है, जैसे बांग्लादेश वॉर के समय हुआ था, जब पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना जो है वो बिल्कुल एक पेज पे थी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग थी। अदरवाइज सेना का अपना अलग होता। अब जो यहिया खान ने थोड़ा ना कहा था नियाजी से सरेंडर करने के लिए बांग्लादेश पे, लेकिन नियाजी ने कर दिया। वो फौजी है, उसे उसके कमांड में है, उसकी ट्रेनिंग है कि जब घिर जाओ तो सरेंडर कर दो, तो उसने सरेंडर कर दिया। ये तो क्या इजराइल का भी फौज का सरबराह कोई ऐसा मौका आ सकता है कि वो सरेंडर कर दे? क्या ऐसा लगता है आपको? सरेंडर मतलब वहां का सरेंडर यही है, वहां कोई सेना आमने सामने तो है नहीं, वहां एक गुरिल्ला फोर्स है जो 40,000 स्ट्रॉन्ग है, और एक इजरायली आर्मी है जो कभी अपने को, जिसमें रेगुलर सोल्जर 70-80 हजार है, बाकी रिजर्विस्ट हैं 2.5-3 लाख। अब वो रिजर्विस्ट की हालत खराब है, वो लड़ने नहीं जा रहे, तो सेना का ये कह रही है कि अगर हम जाएंगे तो अपनी शर्तों पे जाएंगे। तो अपनी शर्तें उसकी क्या, अपनी शर्तें उसकी ये हैं कि भाई सिविलियन पॉपुलेशन को या तो कहो हम सबको मार दें, और वो भी हम पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सोल्जर्स पे फिर वो कौन संभालेगा, जो उसका लीगल बैकलैश होगा, वो अटॉर्नी जनरल संभालेंगी इजराइल की, वो मना कर रही है। वो तो मना पूरे, कर रही है, यानी हर तरफ से इजराइल को हार नजर आ रही है, और फौज के सरबराह बार बार कह रहे हैं कि जो बात हमास और ईरान की पॉलिटिकल विक्ट्री है बहुत बड़ी, जिस तरह से उन्होंने इजराइल को, और यही बात वेस्टर्न मीडिया ने कहनी शुरू कर दी है। अब वो नई लाइन ले रहा है, वो हमास के मिलिट्री अचीवमेंट, ईरान के मिलिट्री अचीवमेंट को डाउन प्ले करता है, लेकिन अब वो इस चीज को कह रहा है कि जो भी स्थिति बनी है उसमें इजराइल के अंदर इंटरनल डिवीजन इतने हो गए कि इजराइल का जो कि एम था हमास के, देखिए 3 एम थे 7 अक्टूबर के पहले के। एक तो पैलेस्टीनियन इशू को रिवाइव करना, जो बिल्कुल खत्म हो गया था, अब्राहम एकॉर्ड्स को रोकना, नॉर्मलाइजेशन को रोकना, इजरायली फौज को अंदर लाना, और फिर इजराइल के अंदर डिवीजन पैदा करके उसको पॉलिटिकली डिफीट करना। वो चारों स्थितियां हो रही हैं, वो चारों बातें हो रही हैं। हमास अपने पूरे एजेंडे पर कामयाब नजर आ रहा है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि बेगुनाह लोग बहुत मारे गए हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन जंग के मैदान में एक तरह से हमास ने अपना मकसद हासिल किया है, जबकि इजराइल ना तो हमास को खत्म कर सका, ना अपने कैदियों को वापस बुला सका। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अमरीश मिश्रा जी का चैनल जो है उस पर आप जरूर जाइए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवर पैलेस्टाइन। उनकी बहुत वीडियो बड़ी मालूमात वाली होती हैं, और वो कभी कभी कुछ अंग्रेजी में भी वीडियो डालने लगे। जो अंग्रेजी में देखना चाहें वो भी आप उनके चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।